भगवान शिव का महातीर्थ कश्मीर, ऋषि कश्यप का कश्मीर, मंदिर, ऋषि मुनियों और पुराणों का कश्मीर, उस कश्मीर की कलंक कथा 1990 में लिखी गई थी। 1.5 लाख से ज्यादा हिंदुओं को इस्लामिक आतंकवाद ने बेघर कर दिया। अब यह शब्द खुलकर कहा जा रहा है, इस्लामिक आतंकवाद, ब्लैक और व्हाइट। ऋषि कश्यप की धरती हिंदुओं के लहू से लाल हो गई और सेकुलरिज्म का साइनाइड चाट कर बैठी दिल्ली तमाशा देखती रही। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सेकुलरिज्म का साइनाइड चाट कर बैठी दिल्ली तमाशा देखती रही। कश्मीर में मस्जिदों से नारे लगे, हिंदुओं कश्मीर छोड़ जाओ, बहन बेटियां छोड़ जाओ। लेकिन 32 साल बाद भी फर्जी सेकुलरिज्म वाले ये सच नहीं बोल पाए। बड़ी बड़ी बातें की जाती थी ना भाई, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत के नारे लगाने वाले जिहादियत की बात नहीं कर पाए, जिहाद की बात नहीं कर पाए। सवाल यह कि 1990 में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ऋषि कश्यप की संतानें कश्मीर को चुभने लगी? ऐसा क्या हुआ कि लाखों हिंदुओं को रातों रात घाटी छोड़नी पड़ी, अपना घर बार छोड़ना पड़ा? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हिंदू पलायन हुआ? उन्हें 32 साल बाद भी पश्चाताप नहीं है जिनकी वजह से हुआ। ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद की क्राइम फाइल आज तक नहीं खुल पाई? 32 साल बाद एक व्यक्ति ने दहशत की कश्मीर कथा दुनिया को दिखाने की हिम्मत की है। 32 साल बाद एक व्यक्ति ने बताया कि मंदिर, शंख, ऋषि मुनियों और पुराणों का कश्मीर कैसे सिर्फ मुसलमानों का कश्मीर बन गया। 32 साल लग गए और आज भी ये लड़ाई जारी है। उस वक्त भी लड़ाई थी, आज भी जारी है। लेकिन कश्मीर फाइल अब खुल गई है। ये फाइल अब खुल चुकी है, कश्मीर फाइल अब खुल चुकी है। इस्लामिक कट्टरवाद की, जिहाद की ये फाइल खुल गई है। और जिस शख्स ने फाइल खोली है ना, आज पूरी दुनिया में जिसकी बात हो रही है, जिसकी चर्चा हो रही है, भारत में तो हो ही रही है, पूरी दुनिया में। अब तो अमेरिका के डेमोक्रेट्स भी इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ, एक मास एक्सोडस हुआ था, नरसंहार हुआ था। अमेरिका में डेमोक्रेट्स भी ये कह रहे हैं। पूरी दुनिया में जिस शख्स की चर्चा है वो मेरे साथ एक स्टूडियो में मौजूद है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ सबसे सभी स्वागत कीजिए। अनुपम खेर मेरे साथ हैं, विवेक अग्निहोत्री मेरे साथ हैं, पायल जी मेरे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। पल्लवी जी मेरे साथ हैं और साथ ही सामने हमारे साथ जो ऑडियंस है आज, वो तमाम कश्मीरी पंडित भाई बहन हमारे, वो लोग हमारे साथ हैं जिनके आंसू थम नहीं रहे हैं इस मूवी को देखने के बाद। शुरुआत में विवेक भाई आपसे कर रहा हूं। कुछ कमाल हो गया मेरे ख्याल से ये, मतलब मुझे मूवी देखनी थी, मुझे नहीं टिकट मिल रही थी रात को। मैंने आपको फ़ोन किया था, रात को 11 बजे का शो मिला है। नहीं, कमाल ये नहीं है। कमाल तो वो हुआ था जो 32 साल पहले हुआ था। कमाल ये है कि 32 साल से इसके ऊपर, इस पे तो बहुत बात हुई, लेकिन जो कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी थी उनसे किसी ने बात नहीं करी। इसलिए उनका दर्द और पीड़ा जो छुप के रह गया। एक फिल्म की कितनी ताकत होती है ये अनुमान लगाइए कि 8 फिल्में, 9 फिल्में इस सब्जेक्ट पे बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन हाउसेज ने बनाई हैं, लेकिन उन किसी एक फिल्म में भी जिक्र तक नहीं हुआ कि कश्मीर में कुछ हिंदू कम्युनिटी के साथ हुआ था। ये फिल्म जब कश्मीर में, वहाँ अमेरिका में हमने दिखाई, तो आप ये देखिए, इसे देखने के बाद कैपिटल हिल में इस फिल्म के लिए हमारे लिए कांग्रेचुनल रिसेप्शन रखा गया, जिसमें बड़े बड़े डेमोक्रेट्स जो आज तक कश्मीर की बात नहीं मानते थे, कहते थे कश्मीर भारत का अखंड पार्ट नहीं है, उन लोगों ने आके वहाँ पे कैपिटल हिल में इस बात को एक्नॉलेज किया पहली बार कि कश्मीर जेनोसाइड हुआ। आज ही हमने देखिए रोड आइलैंड, वहाँ की डेमोक्रेट, एक लिबरल प्रोग्रेसिव स्टेट है, उस स्टेट ने प्रोक्लेमेशन दिया है कि 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है एंड इट वाज डन बाय इस्लामिक गैंग्स। ये आप दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को, जो सर्टिफिकेट है। तो ये जो कमाल पहले हुआ था, उस कमाल को हमने खत्म किया है। हमने लोगों को सत्य दिखाया है जैसे दिखाना चाहिए था 32 साल तक। नहीं, लेकिन ये डेमोक्रेट्स को तो समझा दिया। यहाँ कर दरबारी कुछ हैं जो सेकुलरिस्ट हैं, उनको तो अभी भी नहीं भरोसा ऐसा कुछ हुआ भी था, हुआ नहीं हुआ। अभी भी केरल कांग्रेस का ट्वीट आया कि आप लोग जो क्या कर रहे हैं कि आपके एक नामकरण हो गया, भक्त फिल्म मेकर हो गए हैं आप, और 15,000 मुसलमानों को मारा, उसकी बात आप नहीं करते हैं, आप लोग समाज में दरार पैदा कर रहे हैं। अनुपम जी, तो मुझे लगता है कि यही गलती हम करते हैं, बजाय इस बात के कि एक फिल्म बनी है जिसको पूरी दुनिया अपलॉड कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, हजूम के हजूम निकल रहे हैं, उसके बारे में बात करने के बजाय हम उन टुच्चे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो जिनका जो आइडेंटिटी है ख़त्म हो रही है। क्यों? लेट्स टॉक अबाउट द जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स। लेट्स टॉक अबाउट जो एक पूरा एक सैलाब आया हुआ है उनका,
वो कौन है वो लोग, उनकी अहमियत खत्म हो गई है। वाई शुड वी टॉक अबाउट दैट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। यही हमने उन्होंने किया। द मोमेंट हमने बात करने की कोशिश की थी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ इनको देखकर, ये कश्मीरी मेरे दोस्त आए हुए हैं, मेरे भाई बहन वगैरह आए हुए हैं, सुशील जी हैं, आरती हैं, सब हैं यहाँ पर। इन्होंने जब भी आवाज़ उठाने की कोशिश की है इतने सालों में, एक इनको डिफेंसिव कर दिया गया है। तो ये डिफेंसिव करना बंद करिए। मैं आपसे नहीं कह रहा, पूरी दुनिया से कह रहा हूँ। ये जो पूरी बात जो है कि अरे हमने आवाज़ उठाई है मगर वहाँ पर किसी 2 कौड़ी के लोगों ने बोल दिया कि ये हुआ नहीं था। Why the hell should we even think about that? ये हम क्यों ये सफाई देते रहे? नहीं आप जो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ था। अरे अब तो पिक्चर सामने आ गई है। आपको कैपिटल हिल के रोड आइलैंड के लोगों ने, अमेरिकन ने बोल दिया है कि हमारी पूरी जिंदगी निकल गई थी ये करते करते, ये हुआ था। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म, दैट इज जो हो रहा है इस फिल्म से, जो इम्पैक्ट हो रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लोग भारत माता की जय जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। क्या हुआ ये, कैसे हुआ ये इसलिए हुआ कि जिन लोगों को, जो लोग अब फिल्म देखने जा रहे हैं, दे आर अपार्ट फ्रॉम बीइंग हॉरिफाइड, दे आर ऑल्सो गिल्टी कि उन्होंने इस बारे में उनको पता क्यों नहीं था। कैसे सरकारों ने, पत्रकारों ने, इंटेलिजेंसिया ने, इंटेलेक्चुअल्स ने कैसे इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि इतने सारे लोगों की हत्या हुई, इतने सारी महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, बीवियों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। कैसे 500,000 लोग उस रात को निकल गए और कैसे वो हर जगह शिविरों में ठहर रहे हैं, मर रहे हैं। उसके बारे में बात नहीं हो रही। अब सिर्फ उसके बारे में बात होगी। अब हम डंके की चोट पे कहेंगे हमें कोई मतलब नहीं है कोई केरल में क्या कह रहा है, कोई उधर क्या कह रहा है, कोई इधर क्या कह रहा है। आई एम सॉरी बट दैट इज माय रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन। नहीं पल्लवी जी, मुश्किल था, फतवे भी जारी हुए मैंने सुना है जी। शूटिंग में इतनी मुश्किल नहीं आई हमें, लेकिन ये जो 4 साल पहले जब हमने सोच लिया था कि कश्मीर फाइल्स बनाएंगे, हमें तभी पता था कि आगे क्या क्या होने वाला है। क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स कोई बनाता नहीं, और अगर हम बनाएंगे तो आगे क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, इसके बारे में हमारी काफ़ी चर्चा भी हुई थी। और ऐसा नहीं कि हमने एक दिन सोचा कि चलिए आज कश्मीर फाइल्स बनाते हैं और अब इस विषय में बात करते हैं। हमें भी बहुत सोचना पड़ा था, क्योंकि जब आप एक अकेले फिल्म मेकर होते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब परिवार के साथ आप होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं। और वो सोचने के बाद जब हमने एक बार ठान ली कि ये फिल्म तो अपने को बनानी है, तो उसके बाद फतवे आए, धमकियां आई, विवेक के ट्विटर अकाउंट में पता नहीं और क्या 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 भरने लगा। चिंता तो होती है, लेकिन उससे हम लोग, चूँकि पहले से हमने ये डिसाइड कर लिया था, इसलिए तब जाके कुछ सोचना कि अरे नहीं लेट्स बैक आउट, अभी नहीं करते, ये तो सवाल ही नहीं था। लेकिन अनुपम जी का मूवी को लेकर क्या कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने ना हिंदू मुस्लिम ये क्लियर कट कह दिया। अब तक क्या होता था भाई, ये चाशनी में लपेट के थोड़ा सेकुलर, क्लियरली नहीं, ब्लैक और वाइट नहीं होता था, इसमें कम से कम ब्लैक और वाइट हो गया। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, और ये ग्रे नहीं रखा कुछ भी। नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, मैं ये जवाब देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ पूरे भारत का एक एक यंग ओल्ड हर व्यक्ति खुद के कॉन्शियस से सवाल पूछे। शिंडलर्स लिस्ट फिल्म जब आई, जो ज्यूज के होलोकॉस्ट पे बेस्ड थी, क्या किसी एक भारतीय इंटेलेक्चुअल ने, हिस्टोरियन ने, थिंकर ने, मीडिया ने, फिल्म मेकर ने, आपने, उनने कभी एक सवाल उठाया, कभी पूछा कि आपने नाज़ीज़ को, इनको डिवाइड क्यों कर दिया है? कैसे? टेररिज्म का कोई दूसरा साइड होता ही नहीं है, और सिर्फ टेररिज्म में इंसानों की जानें नहीं गई हैं। पूरा का पूरा कश्मीर का आर्किटेक्चर, कश्मीर का लिटरेचर, कश्मीर की पोइट्री, कश्मीर का सोल सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसमें ये मिक्स करने की कोशिश की जा रही थी। वो आपको पता है कि पोलैंड में, जर्मनी में डिनायल ऑफ होलोकॉस्ट इज अ क्रिमिनल लॉ। आप जेल के अंदर चले जाएंगे इफ यू डिनाई द। ये कैसा भारत हमने क्रिएट किया था पिछले 50-60 साल में, जहां पे हमने इतने बड़े जेनोसाइड को ही डिनाई कर दिया, और हम कहते रहे डिस्प्यूटेड लैंड है। मेरा सवाल ये डिस्प्यूटेड लैंड कैसे है? अगर कोई टाइटल किसी जगह पे डिस्प्यूट है तो ओरिजिनल टाइटल किसका है वहां जाना पड़ता है। अरे जहां पंचतंत्र लिखा गया, जो शिव सरस्वती की जमीन है, जहां पे ओरिजिनली कश्मीरी पंडित हुए, उसका ओरिजिनल टाइटल कहाँ है? ये तो एक बच्चा भी बता सकता है। तो अब हम लोगों को ये सवाल करना ही नहीं चाहिए
कि ये डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड नहीं है, उसका एक ही पक्ष है कि वहां पे जेनोसाइड हुआ। नहीं, लेकिन कश्मीर का मसला वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का नहीं, आपकी मूवी के जरिए हुआ ये है कि ये कश्मीर का मसला हिंदू मुसलमान का मसला नहीं, हो ये गया। हिंदू वर्सेस रिलीजियस टेररिज्म का है। अब वो कौन करता है कौन नहीं करता है ये एक अलग सवाल है। सिख लोग मरे हैं वहां पे, बुद्धिस्ट मारे गए हैं वहां पे, गुजर मारे गए हैं, दलित मारे गए हैं, औरतें मुस्लिम मारे, औरतें मारी गई हैं, बच्चे मारे गए हैं। वो औरतें तो औरतें थी। जो फेमिनिस्ट लोग हैं कभी सवाल नहीं उठाते उस पर। तो जो लोग कहते हैं वहाँ 4G नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मेरा एक सवाल है कि वहाँ पे कश्मीरी हिंदू क्यों नहीं है? पहले वो जवाब दिया जाए, फिर 4G और इंटरनेट का जवाब दिया जाए। अनुपम जी, इस मूवी के दौरान, मतलब आप तो खुद एक कश्मीरी पंडित हैं, आपको तो एक्टिंग करनी नहीं पड़ी होगी, आपके तो अंदर से ही चीज़ें आ रही होंगी। मैंने कल मूवी देखी, कश्मीरी गाने भी आपने गाए। अब यहाँ मेरे बहुत सारे कश्मीरी दोस्त बैठे हैं, आप इनसे एक्टिंग करा लो इस फिल्म में। ऐसा नहीं है, हाँ एक्टिंग के अलावा उस यथार्थ को जीना बड़ा मुश्किल था। मैं अगर ये कहूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट रोल था तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। सारांश जो थी वो बार बार बोलते हैं कि सारांश बड़ा डिफ़िकल्ट था, पर उसमें मेरी ज़िंदगी की पहली फिल्म थी और मुझे लगता था कि अगर ये नहीं चली या ये नहीं हुई तो नहीं होगा। इसमें तो मैं अपने साथ लाखों कश्मीरी पंडितों का दर्द लेके चल रहा था। बिल्कुल। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस दर्द की मैं जब तक अभिव्यक्ति ठीक तरह से नहीं करूँगा, वो फिर मैं टेस्ट पे था। इसलिए पुष्कर नाथ जो मेरे कैरेक्टर का नाम, वो मेरे पिताजी का नाम था, ताकि हर शॉट से पहले मैं उनका जहन में रखूं और उनके हिसाब से मैं चलूं। बट पिक्चर में एक स्टार्ट साउंड होता है, कैमरा होता है, एक्शन होता है, लोग लाइटिंग दे रहे होते हैं, लोग भाग रहे होते हैं, एक क्लैप लेके खड़ा होता है। यू हैव टू एक्ट इट आउट। बट दिस इज वाई दिस वॉज डिफ़िकल्ट कि मुझे जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसको नाप तोल के भी बोलना है सीन के हिसाब से, एज ए एक्टर और एज ए पर्सन बोथ। और मैं भरा हुआ था। मैं जब सीन करता था, क्योंकि जो हमारे जूनियर आर्टिस्ट, जो हमारे आर्टिस्ट थे, जो बाकी लोग क्राउड का काम कर रहे थे, वो भी कश्मीरी पंडित थे। जो ट्रक में बैठे हुए थे वो सब कश्मीरी पंडित थे। जब वो आपका वो जो सीन है जिसमें वो पोएट की लाश दिखाई पड़ती है पेड़ से टंगा हुआ, मेरे साथ जो एक महिला थी वो जोर जोर से रो रही थी। तो मैंने सोचा कि इतना क्यों रो रही है, अब तो इस बात को 32 साल हो गए। कहते नहीं, ये मेरा कजन था। तो अभी मैं और शायद यही चीज़ है अनुपम जी की, जैसे अभी आप इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, मैंने जितने लोगों से मिला हूं, कोई होगा चाहे जो अपने आंसू रोक पा रहा हो। मुश्किल है। तो आप कह रहे हैं ना कि एक्टिंग तो करनी थी अच्छी। आई वॉन्टेड द वर्ल्ड टू नो दैट आई वॉज डूइंग अ ग्रेट जॉब, बिकॉज आई गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द पेन, जो तकलीफ, जो दुख, जो दर्द उन लोगों ने महसूस किए थे और उसको कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। अरे हाँ, नहीं ऐसा थोड़ा हुआ था। आप अभी बोले, बहुत सारे लोग बोले अरे ऐसा थोड़ा हुआ था, कोई फलाने जगमोहन जी ने कर दिया था, उसने कर दिया था। अरे भाई हुआ था, बिलक बिलक के लोग कह रहे हैं हुआ था। एटलीस्ट हम तकलीफ झेल चुके हैं, मेरे यकीन तो करो। तो उस यकीन को निभाने के लिए, करने के लिए आत्मा से एक्टिंग करनी पड़ी, आत्मा से को महसूस करना पड़ा। तो दैट्स वाई ये मैं अभी कोई वीडियो देखता हूँ किसी का ट्विटर पे या किसी सोशल मीडिया पे, मेरा रोना ही नहीं रुकता है, मैं भावुक हो जाता हूँ। तो आप उनका सोचो। अच्छा, मैं तो फिर भी शूटिंग करके अपने होटल के कमरे में चला जाता था, गर्म पानी में नहाता था, गरम गरम खाना मंगाता था और सुबह फिर कपड़े पहन के निकल जाता था। फिर मेरा मेकअप होता था, तो जब तक मैं कैरेक्टर में घुसता था फिर मैं जाता था। उन बेचारों को क्या, जिनके दरवाजे खटखटाए जा रहे थे, जिनके साथ ये हो रहा था, चाहे वो गिरिजा टिक्कू है, चाहे वो कौन है, कितने सारे लोग हैं, तो कितने उनके साथ तो हो रहा था। वो तो उनके साथ तो यकीन था, हम तो फिर भी बात करते थे। बट एवरी टाइम मैं और मेरा और विवेक का ग्राफ ये था कि इन्होंने 4 साल रिसर्च किया था और मैंने 55 साल उस जिंदगी के लोगों को देखा था, और 32 साल खासकर। ये अपने मिशन में थे, मैं बतौर एक्टर, बतौर पर्सन अपने मिशन में था। देयर वाज अ साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू ऑफ अस कि हमारा मिशन एक है, इसमें हमें फेल नहीं होना है।
दैट्स वाई आफ्टर एवरी शॉट ये रोते हुए मेरे पास आते थे, मैं रोते हुए इन्हें गले लगाता था, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आज तक क्यों नहीं बात हुई इसकी कभी? ये तो आप बाकी लोगों से पूछिए, तो बैठे हैं यहाँ पर, ये कब से बातें करते जा रहे हैं, कब से इनके वीडियो ये सब लोग बैठे हैं, कितने जोर जोर से बात करते जा रहे थे। ये चेंज हुआ है जब आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ। ये चेंज हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जिन्होंने अपना बीड़ा उठाया और उनकी सरकार ने उठाया। और ये बात को भी अभी देखना, बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, अरे ये तो मोदी के भक्त हैं इसलिए घुमा फिरा के उन्हीं के बारे में बात करते हैं। बट क्यों नहीं हुआ? यही इसीलिए नहीं हुआ, किसी में इच्छा शक्ति ही नहीं थी। जब इच्छा शक्ति नहीं थी तो एट द एंड ऑफ इट इज द एस्टैब्लिशमेंट विच हैज टू डू दैट। आपके घर में कोई क्राइम होता है तो आपको पुलिस, आप उसका कत्ल नहीं करते हैं वापस। और हमारी तो कौम ही ऐसी है जो हम तो ज्ञान में विश्वास रखते हैं, हम पढ़ाई में विश्वास रखते हैं। वो अच्छा डायलॉग है जो बहुत वायरल हुआ है, जो मिथुन चक्रवर्ती बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित ने तो कभी गन नहीं उठाई। क्यों भाई? तो ये फैक्ट है। अच्छा, एक और डायलॉग, मैंने जो रात मूवी देखी वो उसमें जो दिल्ली में नेशनलिस्ट, जम्मू में कम्युनिस्ट और कश्मीर में कम्युनलिस्ट और यही असली सेकुलरिस्ट। ये जो डायलॉग है ये मैंने नहीं लिखा है एक्चुअली। इस फिल्म के परिभाषा है, मैं बता रहा हूँ आपको, इस फिल्म के लगभग 70-80% डायलॉग मैंने नहीं लिखे, ना ये कहानी मैंने लिखी है। ये कहानी तो देखिए टेररिज्म ने लिखी, इसको छुपाने की कहानी बाकी लोगों ने लिखी, और ये जो डायलॉग है ये मैंने नहीं, ये तो वहाँ के हर न्यूज़पेपर में, किताबों में, सुशील जी बैठे हैं, अमरदार जी बैठे हैं, सब जानते हैं ये। और ये जगमोहन साहब ने भी अपनी किताब में कोट किया है। जगमोहन साहब ने भी खुद नहीं, उन्होंने कहीं और से कोट उठा के लिखा है अपनी किताब में कि दिस वाज फेमस अबाउट शेख अब्दुल्ला साहब। और मैंने भी देखी ये बात। मैं बहुत कश्मीर में शूट किया पिछले 5-6 साल में, कई दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए, एक भारत की बात के लिए, कश्मीर के लिए 2-3 बार। आप किसी भी टैक्सी वाले से बात कर लीजिए, वो भी आपसे यही बोलेगा कि जो ये अब्दुल्लाज और मुफ्तीज हैं, दिल्ली जाते हैं तो कुछ और शब्द ये यूज इस्तेमाल नहीं करेगा, कहेगा वहाँ कुछ और बात करते हैं, जम्मू में कुछ और करते हैं, यहाँ के कुछ और करते हैं। और ये कल्चर रहा है हमारे यहाँ एक कल्चर, हमने 50-60 साल से दो टूक बात नहीं करी। अच्छा विवेक, मतलब मैं बार बार ये सवाल फिर से पूछ रहा हूँ, मैंने सॉरी इंटरप्ट किया। मेरा सवाल ये है कि कई मूवीज़ बनी है कश्मीर में, ऐसा नहीं है पहली, कई मूवीज़ बनी। हमेशा क्या होता था उसमें ना, ग्लैमराइज कर दिया जाता था टेररिज्म को कि बंदूक क्यों उठाई गई। कई एग्जाम्पल्स है। आपने क्या किया है, आपने पूरी तरह से बैलेंस नहीं किया, पूरा ब्लैक और वाइट है। मूवी बनाते टाइम स्क्रिप्ट 4 साल जो आपकी मेहनत थी, रिसर्च, कभी आया जहन में कि यार ये बिल्कुल ब्लैक और वाइट है? पर बैलेंस की आवश्यकता जो आज तक नहीं हुआ। क्यों बैलेंस करें? अफजल को फांसी देने में बैलेंसिंग क्या है? कसब को फांसी देने में क्या बैलेंसिंग है? हिटलर के बारे में सारी दुनिया लिखती है, एक सवाल कोई नहीं पूछता कि ये बैलेंस्ड क्यों नहीं। शिंडलर्स लिस्ट में आज तक किसी ने पूछा कि ये बैलेंस्ड क्यों नहीं? दैट मीन्स ये जो हमारा सेक्युलरिज्म का गंदा कीड़ा जो घुसा हुआ है वो हमारी आत्मा में इतना चला गया है कि हमको लगता है बैलेंस करना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। अरे इतने सारे लोगों को मार दिया, इतने सारे लोगों को घरों से भगा दिया, तब बैलेंस नहीं था? तब क्यों नहीं बैलेंस हुआ? किस चीज़ का बैलेंस हुआ? बहुत अच्छी बात आपने जो भी बोली कि आप बोलते हैं कि ये 3G चला गया, 4G चला गया, पंडित कहाँ गले गए? सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 80-20 कर दिया आपकी मूवी ने। क्या कर दिया? ये आरोप 80-20 कर दिया। क्या होता है ये? अमन जी क्या कर रहे हैं? ये ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे इसको बड़ा एक्साइटिंग बनाऊं। नहीं कोई 80-20 क्या होता है? 80-20 कर दिया आपकी मूवी, डिवाइड कर दिया है। ये लगातार ट्वीट्स है, सचिन सावंत महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं, केरल कांग्रेस, आपकी मूवी ने डिवाइड कर दिया बहुत ज्यादा। नहीं देखिए, मैं 80-20 मतलब आप समझ गए शायद। मैं जानता हूं, देखिए, और मैं जब तक इसका जवाब नहीं दूंगा आप मुझसे पूछते भी रहेंगे। केरला कांग्रेस ने जो किया वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस कहां से शुरू हुई? मोतीलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे, उनके पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू, कश्मीरी पंडित थे, उनकी पुत्री थी इंदिरा गांधी, वो भी कश्मीरी पंडित थी, राजीव गांधी जी कश्मीरी पंडित थे, उनके पुत्र जो अब कांग्रेस को संभालते हैं राहुल गांधी जी, वो भी अपनी कश्मीरी पंडित। तो मोतीलाल नेहरू जी ने आनंद भवन, जो इतना बड़ा महल है इलाहाबाद में, वो राष्ट्र को फ्री में दे दिया था, दान कर दिया था, और अपने दरवाजे खोल दिए थे कि जो चाहे स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो चाहो हम पैसा देंगे, और किया भी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं कि मोतीलाल नेहरू जी को भी बोलूँ। अब अगर भाई आज उनके परपोते ने डिसाइड कर लिया है कि ऐसे आदमी का नाक कटा के ही रहेंगे, तो उनके परिवार का मामला है, उन लोगों को जिसकी नाक काटनी है आपस में काटते रहे,
उसमें मेरे टिप्पणी की कोई आवश्यकता भी नहीं। फतवे भी जारी हुए, बड़ी चीज़ें रहीं, धमकियां थी, जो विवेक के साथ हुआ ट्विटर अकाउंट, सारी चीज़ें। कभी आया जहन में कि नहीं यार रुक जाते हैं थोड़ा, आया जहन में कि बहुत मतलब ये आग के साथ खेलना है, ये अब तक तो हुआ नहीं और आप लोगों ने किया, और ये रिएक्शंस लोगों के इसी तरह के हैं, लोग रो रहे हैं, आंसू सब लोगों के हैं कि कोई कर नहीं पाया, ये हिम्मत आप लोगों ने की, तो कभी आया जहन में कि नहीं रुकना चाहिए, डर? अगर बात ये जहन में आती तो वो बेईमानी होती। सिर्फ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ही नहीं, हमारे दर्शकों से भी और अपने आप से भी। तो इसीलिए जब हमने ये फैसला किया कि कश्मीर फाइल्स बनाएंगे, तभी मैंने बहुत सारा समय लिया था। मैंने विवेक को कहा था मैं थोड़ा सोच के बताऊंगी कि इसमें ये फिल्म करनी है या नहीं। और मैं आपको ये बात यहाँ बताना चाहूँगी क्योंकि सारे कश्मीरी पंडित बैठे हैं। जम्मू में इस बात के बारे में सबको पता है, 1990 के बारे में सबको पता है, दिल्ली तो एपिसेंटर है पॉलिटिक्स का, वहाँ सबको पता है। लेकिन जैसे जैसे आप भारत में और नीचे की तरफ मतलब जोग्राफिकली नीचे की तरफ आप जाने लगते हैं, ये जो इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत कम होने लगता है वहाँ पे। बम्बई में बैठे बैठे मुझे इस बात का पता नहीं था, और जो कुछ हमारे कश्मीरी दोस्त हैं, अनुपम जी से कभी बात हुई होगी, बाकी लोगों से, रवि केमू से कभी बात हुई मेरी, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा जो बना था वो ये था कि वहाँ टेररिज्म बहुत बढ़ गया था, इसलिए हिंदू वहाँ से निकल आए। हमें किसी ने ये नहीं बताया था, कहीं पे भी ये नहीं सुना था कि उनको वहाँ पे दहशत से भगाया गया था। और इसीलिए आज जब लोग ये फिल्म देख रहे हैं, तब भारत को पता चल रहा है कि वहाँ हकीकत में हुआ क्या। और जब एक एक्यूट सेंस ऑफ गिल्ट हर भारतीय के मन में है कि ये हमने इनके लिए कभी कुछ किया नहीं, इनकी हमने गुहार कभी सुनी नहीं, उसी के साथ साथ देयर इज़ ऑल्सो एन एक्सट्रीम सेंस ऑफ बिट्रेयल कि ये बात हम तक पहुंचाई नहीं किसी ने। इनफैक्ट हमारे फिल्म में प्रकाश बेलावड़ी हैं जो काम कर रहे हैं, ही इज़ अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, उनको भी ये बात पता नहीं थी। और जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो काफ़ी हिल गए थे। फिल्म की शूटिंग करी उन्होंने, और जब फाइनली फिल्म देखी उन्होंने बम्बई में अभी कुछ दिन पहले, उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया कि मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ पहले और मीडिया का एक हिस्सा मैं रहा हूँ, लेकिन मुझ तक ये बात पहुँची नहीं, और क्यों नहीं पहुँची, कैसे नहीं पहुँची, इसके बारे में आज मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दैट आई एम सॉरी, आई डिड नॉट स्टैंड अप विद द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी बिकॉज आई डिडंट नो। उन्होंने पब्लिकली ये वीडियो बना के डाला हुआ है। तो ऐसे रिएक्शंस हमको मिल रहे हैं आज। अगर हम ही नहीं बनाते ये फिल्म, हम खुद से ही बेईमानी करते तो। अनुपम जी ऐसा क्यों हुआ? मतलब मैं फिर से वही सवाल कि ये जितना सच, सच्चाई, कड़वा सच, सब कुछ, मतलब जो नरसंहार, जो जेनोसाइड, जो मास एक्सोडस, कश्मीरी पंडितों के साथ जो भगाया, सारी चीज़ें, ये सामने क्यों नहीं आ पाया था अब तक? ये 32 साल बाद ये मूवी बनी, कोई बात ही करने को तैयार नहीं होता था इसकी। लगता था कि नहीं भाई। देखिए, तब एक तो सोशल मीडिया नहीं था तब मेरे ख्याल से। दूसरा, अगर गवर्नमेंट मशीनरी की इच्छा नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? इमरजेंसी में जब किशोर कुमार को बैन करना था तो कर ही दिया था ना। किशोर कुमार से बड़ा म्यूजिक अपना सिंगर तो कोई नहीं था, बैन कर दिया था और सारे लोगों को अंदर डाल दिया था, जर्नलिस्ट को डाल दिया था। तो अगर सरकार डिसाइड कर ले कि हमें इस मुद्दे को दबाना है तो कैसे पहुंचाएंगे वहाँ पर सब तक? हमारी टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखा गया इसके बारे में, हिस्ट्री की किताबों में नहीं लिखा गया कि ये ऐसा हुआ था। बट फिल्म का जो मीडियम है इतना पावरफुल है कि आज चौथा दिन है फिल्म का, टिकटें नहीं मिल रही हैं। नहीं मिल रही। मतलब कल मेरे को मेरा स्टाफ वाला मुझे फ़ोन करके बोलता है कि सर मैं आ गया हूँ, अभी 2 टिकटें दिलवा दो ना, मैं वाइफ को लेकर आया हूँ। तो मैंने कहा मैनेजर से बात कराओ। मैनेजर ने कहा हाँ जी मैं कर देता, मगर नहीं कर पा रहा। मेरा मिक्स्ड रिएक्शन था। मैंने कहा मेरी बात टाल रहा है और अच्छा भी है, और दूसरा कमाल हो गया है। तो मैंने कहा मत दो टिकटें इनको, ठीक है कल बुला लेते हैं। सो ये फिल्म ही ले जा सकती है। एक ज़माने में लिटरेचर ऐसा करता था, मगर ये फिल्म जो आई है ये ले जा सकती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक खास किस्म का तबका देख रहा है इस फिल्म को, इसको तो लोग यूथ ऐसे, हाँ यूथ, एग्जैक्टली। मैं ऐड करूंगा जो फिगर्स हैं, आप सबको बड़ा जान के खुशी होगी, हाउसवाइफ्स, महिलाएं, वो इसको बहुत देख रही हैं और यंग लोग बहुत जा के देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है महिलाएं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हैं।
लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की है, महिलाएं अपने बच्चों को लेके बड़ी चिंतित हैं। माएँ, उनको लगता है कि हमारे बच्चों को भारत का सत्य नहीं पता है और उनकी मजबूरी थी कि वो क्या करें। ये फिल्म ने उनको इतनी बड़ी ताकत दी है, वो अपने बच्चों को, कल भी हम गए थे तो वो सारी माएँ, देखिए मेरे बेटे से मिलिए, बेटी से मिलिए, इसने फिल्म देखी और अब ये अलग बात कर रहा है फिल्म देखने के बाद। ये भारत की पूरी एक जनरेशन जो अनुपम सर ने बोला कि 1990 में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आप भी तो देखिए मीडिया की भी एक स्कीमिंग और पॉलिटिक्स की देखिए। 1984 की सिख राइट्स के बारे में सबको कैसे पता है, उसी के 90 के आसपास सोशल मीडिया तब भी नहीं था और 90 के उसी के अगल बगल में ही बाबरी मस्जिद हुआ। पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड को, इंडिया में, जापान में, कोरिया में, सबको पता है ये बात। नहीं, वो गुजरात राइट सब बताएंगे, लेकिन साबरमती वो तो फिर भी 2000 हो गया। मैं तो उसी वक्त की बात कर रहा हूं, लेकिन इसके बारे में सिर्फ एक वीडियो बना है और कुछ नहीं है। बट वो विवेक देखिए, आज़ादी का जो ये महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें सडनली लग रहा है कि कितने लोगों ने जाने दी थी। हमारे को तो वहीं किताबों में वो 4-5 लोगों के नाम बार बार बताते थे। आई एम सो थ्रिल्ड नाउ, आई एम सो प्राउड। मैं ट्रैवल करता हूँ और अनाउंसमेंट होती है, किसी भी एयरलाइन में आप ट्रैवल करते हो, आपने भी सुना होगा कि आज फलानी तारीख है, आज के दिन उस जगह पर इस क्रांतिकारी ने अपनी जान दी थी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वर बताया नहीं जा रहा था कि क्या हमारे देश में, मतलब 14 से पहले पॉसिबल नहीं थी मूवी बनानी। नहीं, पॉसिबल तो हो सकती थी, जिन्होंने उस तरह की फिल्म बनानी थी वो बनाई उन्होंने, और उसमें नहीं है हर चीज़ का एक, अब ये इस पर बहस नहीं हो सकती ये पहले क्यों नहीं थी, बट एक ढाढ़स तो मिली कि आर्टिकल 370 हट गया। आप अपनी कोई भी जाके ज़मीन ले सकता है, वहाँ पर कुछ भी कर सकता है। अब हम, मेरे को परसों मेरे कज़न का जम्मू से फ़ोन आया कि भैया अपना आधार कार्ड भेज दो, मैं आपका यहाँ पर बोनाफाइड वो कुछ सर्टिफिकेट आपको दिलवाना चाहता हूँ। हाँ, होमोसाइड, मुझे पता ही नहीं था। मुझे होमोसाइड नहीं, होमोसाइल, होमोसाइड बहुत हो चुका है वहाँ पर। अच्छा चलिए, सुशील पंडित जी आप कंप्लीट कर लीजिए, सुशील पंडित जी बोलेंगे तो फिर मैं थोड़ा कंप्लीट करूंगा कुछ भी। हाँ, सुशील पंडित जी कैसी लगी मूवी, क्या रिएक्शन है टीम सामने? देखिए, मूवी बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात जो सच्चाई से कहनी पड़ेगी, एक रीज़न ये भी था कि हमारी कहानी को लेकर के अब डिस्टॉर्शंस होने लगे थे, पाखंड आने लगा था सामने, और उसने भी एक चुनौती खड़ी की आज 3 साल पहले, जिसके जवाब में आपने कहा था कि मैं फिल्म बना के दिखाऊंगा। तो कम से कम उस बात को एक्नॉलेज भी करना बड़ा ज़रूरी है। आरती? बिल्कुल, सुशील जी ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये पाखंड सिर्फ 3 साल पहले नहीं शुरू हुआ, ये पाखंड 1990 से शुरू हुआ। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में रह के मैंने ये जिया है, मैंने देखा है कि कैसे नैरेटिव ये लोग फैब्रिकेट करते थे, कैसे इंडियन स्टेट को ऑप्रेसर बनाया, ऑक्यूपायर बनाया, और हिंदू जो विक्टिम थे उनको परपेट्रेटर बनाया। हमारी एक जर्नलिस्ट थी, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि कश्मीरी पंडित एलिट्स थे और इसलिए वो वहाँ मारे गए, इसलिए उनका नरसंहार हुआ, इसलिए उनका जेनोसाइड हुआ। तो इस तरह का जो नैरेटिव बनाया गया ये बहुत पहले से शुरू हुआ, और इसलिए मैं वाकई आई एम ग्रेटफुल कि विवेक जी ने पूरा सच दिखाया। उन्होंने उनके पर्दे उतार दिए हैं जिन्होंने कई साल, 30-32 साल जिन्होंने मास्क लगा के पहने थे, और ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो भारत के बहुत बड़े भारतीय कश्मीर में है, लेकिन सबसे बड़े जो कल्प्रिट्स, जो सबसे बड़े परपेट्रेटर्स थे जेनोसाइड के, उनके हाथों हुआ। फारूक अब्दुल्ला हो, मुफ्ती मोहम्मद हो, महबूबा मुफ्ती हो, जितने भी ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे जिनकी वजह से ये जेनोसाइड हुआ, उनका नकाब विवेक अग्निहोत्री ने उतारा, और उसके लिए पूरी कम्युनिटी, मैं खासकर एज अ जर्नलिस्ट, मैं उनकी बहुत धन्यवाद। थोड़ा और अच्छे से उतारना चाहिए था, क्योंकि उनकी भूमिका बहुत थोड़ी सी आई। नहीं, मेरी ये थोड़ी छोटी सी एक शिकायत, अब देखिए शिकायतें बहुत रह जाती हैं। वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आप कितना कुछ दिखाते फिल्म में, लेकिन जो ये सरगना थे, आपने उनकी कठपुतलियाँ ज़रूर दिखाई, लेकिन जो कठपुतली नचाने वाले थे उन्हें दिखाना बाकी रह गया है अभी। आपको लगता है अनुपम जी अब ये चीज़ बदलेगी जो अभी आरती ने? फाइलें बहुत हैं, अभी एक खुली है, धीरे धीरे खुलेंगी। सब एक साथ खोल देते तो
इसका इम्पैक्ट भी कम हो जाता। ठीक है, मैं ललित आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक सवाल इसी से जुड़ा जो भी आरती ने पूछा। अनुपम जी, आपको लगता है वो नैरेटिव बदलेगा? पहले होता था कि हुआ तो हुआ, बदल चुका है। कुछ हुआ ही नहीं, बदल और चुका कुछ है। हुआ, मतलब ये शो इस बात का, ये शो वो खुद छोड़कर गए थे घाटी, कश्मीरी पंडित। ये चीजें अब बदलेंगी, अब बदल चुका है ना। ये जो फिल्म बन चुकी है तो, और जिस तरह से इसका रिस्पांस आ रहा है, इसका मतलब बदल चुका है। ये देश बदल चुका है, सीधी सी बात है। हमारा देश बदल गया है। अब ये मुहावरे ऐसे लगते हैं कि ये किसी के बोले गए हैं, मगर बात तो सच है। सच को सच क्यों नहीं हम मान सकते? ठीक, मेरा देश बदल रहा है और अब इस्लामिक कट्टरवाद की भी बात कर रहे हैं। बताता हूँ अमन जी, वो जो आप कह रहे हैं, वो जो एक मीडिया जर्नलिज्म ने उस वक्त बोला था, आरती ने ऐसा बोला कि ऑपरेसर्स कश्मीरी हिंदू थे, जो कि बिल्कुल झूठ था। वो मुझे भी नहीं पता चला कि झूठ था, मैं तो उसको सच मानता था, क्योंकि मुझे लगता था एज अ यंग बॉय कि एक जर्नलिस्ट ने खड़े होकर बोला है। हमारे माँ बाप ने कहा था कि भाई पत्रकारों ने भारत को आज़ादी दिलाई है। गांधी जी भी पत्रकार थे, मदन मोहन मालवीय, भारत में कोई ऐसा उस वक्त का लीडर नहीं हुआ जो पत्रकारिता से जुड़ा नहीं था। मैं सत्य मानता रहा पूरे जीवन उसको, इसीलिए इस फिल्म में मैंने बहुत इज्जत से उनको जगह दी है। और एक कैरेक्टर ने पूरी उनकी स्पीच, वो अंग्रेजी में थी, मैंने उसको शब्दशाह बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए हिंदी में दिया है, और आज पूरे भारत को समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा झूठ हमसे बोला। वो पत्रकार भी तो एक्सपोज ही हो चुके ना इतने दिनों में। अब उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो कहाँ रही? कई दरबारी परेशान है वैसे विवेक जी से। हाँ खैर, ललित भाई, आप लोगों का अभिनंदन। सारे भारत से मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट वन डे। लेकिन मुझे थोड़ा सा माई इम्प्रेशंस अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। एक सर, आपने कहा कि उनकी बात मत कीजिए, जैसे आपसे पूछा जा रहा था कि केरला कांग्रेस ने ऐसी टिप्पणी की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, इतने साल इस वी इन एग्जाइल कश्मीरी हिंदू पलायन में रह के हमने कश्मीर की मशाल जला के रखी, जिंदा रखी, तभी आज तक कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है। हमारा एडवर्सरी 1990 से पहले हमें मालूम था हिंदुस्तान का सेकुलर स्टेट जो है वो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी है, और उस मशाल को जिंदा रखने की वजह से आज हमने खाली कश्मीर की बात नहीं की। हम जब भी बोलते हैं, हालांकि हमारा तो नारा ये रहता है कि कश्मीर के कंकर कंकर में शंकर है, कश्मीर के बिंदु बिंदु में गंगा जल है। 370 और 35 की वजह से ये रिश्ता नहीं था, लेकिन हमने अपने एफर्ट से हिंदुस्तान की सोई हुई जनता को जगाने की कोशिश की कि ये कश्मीर जहाज सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं का खतरा नहीं है, पूरे भारत के अंदर अगर आप इसको रोकोगे नहीं, हर कोने में कश्मीर उभर के आएंगे। और हमारी आवाज़ जहां तक नहीं पहुंच पाई थी, वो हम शुक्रिया अदा करें आपका कि वहां एक ऑडियो विजुअल सिस्टम। अब फिल्म सब लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देख ली है, तो अब मैं बता सकता हूँ, बहुत श्रद्धा से, बहुत इज्जत से, पूरे आदर से मैंने आप लोगों की एक्टिविज्म को इस फिल्म में एक ह्यूमन फेस की तरह दिया है। अनुपम खेर जी का जो कैरेक्टर है पुष्कर नाथ का, आप देखिए पूरी फिल्म में वो सिर्फ चिट्ठी लिखता रहता है, एक्टिविज्म करता रहता है। बेटा कहता है अंधे हो गए हो, सड़क पे मत जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, पर वो करता है। और जब उसकी मृत्यु होती है, वो कहता है देखना एक दिन मेरे सारे 6000 लेटर्स का जवाब प्रधानमंत्री देंगे, और वो कहेंगे सन ऑफ श्री कृष्णा पंडित जी, सन ऑफ पुष्कर नाथ पंडित जी, अब कश्मीर आप जा सकते हैं। ये आप लोगों को ही ट्रिब्यूट है। मैंने आपके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल यही कहा, मैंने आपका नाम लिया, मैंने कहा ये पिक्चर तो अब बनी है, मगर ये लोग आपका नाम लेके और 2-3 लोगों का नाम लेके जो इसमें जुड़े हुए हैं, मैंने कहा ये उनका प्रयास है जो अब तब से चला आ रहा है। Nobody can take that away. That nobody can. मैं तो 93 से जब दूसरा सर माफ़ कीजिएगा, इनके पास टाइम नहीं होगा। दूसरा अभी जो मैं अभी देख रहा हूँ, 2 बातें और कहनी है क्विकली। दूसरा, मैंने अभी तक एंकर को सुना है इस ब्लैक एंड वाइट को ब्लैक और वाइट को वाइट कहते हुए। आप तीनों की वजह से अभी भी इस्लामिक आतंकवाद, कश्मीर जहाद का शब्द नहीं आया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि कश्मीर के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट जो आप फिल्म में दिखा रहे हैं। क्या आपने फिल्म नहीं देखी है? नहीं सर, मैं अभी है, तभी मैंने बोला कि फिल्म ने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। मैं मंच की बात से कर रहा हूँ, यहाँ से क्या आवाज़ आएगी? क्योंकि देखिए, पिक्चर चलेगी 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 10 हफ्ते, 100 हफ्ते चलेगी, लेकिन ये जो मेमोरी छोड़ जाएंगी वो आप
क्या बोलेंगे इसके बारे में, आपने इस पिक्चर के बारे में क्या बोला, क्योंकि आप पिक्चर के बनाने में शामिल है, तो वो ज़्यादा महत्व रखती है, बिकॉज दैट हेल्प्स अस बिल्ड द नैरेटिव। ललित भाई ललित भाई आरोपी तो कश्मीर जहाज जो है हम उसके शिकार हैं, और कश्मीर जहाज गजवाए हिंद का एक हिस्सा है। 47 में पाकिस्तान बना दिया था, उनका नारा यही था, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेके हिंदुस्तान। कश्मीर अगर हाथ से गया तो कश्मीर हिंदुस्तान की बैल्कनाइजेशन होगी। तीसरा और आखिरी, अब जब इतना सब कुछ हो गया, हमें अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने आपको बहुत बधाई दी है, जाहिर है उन्होंने फिल्म देखी है। हम उम्मीद करते हैं एज कश्मीरी समाज, कश्मीरी समुदाय जो हमारी बहुत अरसे से डिमांड रही है कि औपचारिक तौर पे भारत की सरकार ये मान ले कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो नरसंहार था, जो आपने पिक्चर में दिखाया है। सरकार ये मान ले कि नरसंहार था, जेनोसाइड था, और उसके उपरांत यूएन के जेनोसाइड कन्वेंशन के अंतर्गत ट्राइब्यूनल बिठाया जाए, उनकी तहकीकात की जाए जो उस वक्त इस जेनोसाइड में, चाहे वो मर्डर हो, मास मर्डर हो, रेप हो, उसमें मुलव्वस थे। और वो लोग जो उस वक्त सरकार में थे, चाहे श्रीनगर में थे या दिल्ली में, चाहे वो जिंदा है या मुर्दा, मरणोपरांत पोस्टमोस्टली उनका रोल तहकीकात होना चाहिए। तीसरा, रिटर्न के लिए जो हमारा पहला, हम उन मोहल्लों में नहीं जाएंगे जो आपने दिखाए वहाँ पे, जिन्होंने अपनी दरवाजे और खिड़कियां बंद की थी जब कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन के वहाँ पे ढूंढा जा रहा था। हमें देखिए, आपने वो देखा जो रोड आइलैंड में प्रोक्लेमेशन मिला हमको, उसमें देखिए ये स्टेप बाय स्टेप होगा। एक कंप्लीट करूंगा जो मैंने बोला, आप लोगों के साथ बैठ के जो हमारा नैरेटिव बन रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। प्रधानमंत्री तक आवाज जानी चाहिए, और जल्दी से जल्दी कश्मीरी हिंदुओं का जो वापस जाने की प्रक्रिया है, एक तो पुनर्गठन कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से और होना चाहिए। कश्मीर के अंदर जो कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनेगी, और कश्मीरी हिंदुओं की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के केंद्रीय सरकार जिम्मेवारों की। ये बार बार कहा जाता है, और ये सवाल हमने भी कई बार डिबेट्स में उठाया। अनुपम जी, हम लोगों ने कई बार ये सवाल डिबेट्स में उठाया कि एक को भी सजा नहीं हुई, एक को भी बिल्कुल नहीं। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, बहु बेटियों के साथ बलात्कार, एक को सजा नहीं हुई। बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब होगी। हम लोग सवाल पूछते हैं कि आंकड़ा ही नहीं है। सरकार के पास ऑफिशियल कितनों का पलायन हुआ, कितनों का नरसंहार हुआ, कितनों आंकड़ा ही नहीं है। तो कहते हैं कि मर्ज, मतलब दवा तब दी जाती है जब मर्ज सही पता हो, यहाँ तो आंकड़ा ही नहीं है। ये सब कुछ उनके पास है, सब कुछ आके चलिए ठीक है। मेरा नाम रमेश मनवटी है। आपने फिल्म बनाई, आपने कश्मीरी हिंदुओं का जो वहाँ जेनोसाइड हो गया उनकी भावनाओं को एक रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके लिए मैं पर्सनली आपको सल्यूट कर रहा हूँ, विवेक अग्निहोत्री। अब जहाँ तक अभी कुछ फिल्म की मैंने फिल्म देखी है, फर्स्ट डे, आई विल नॉट से फर्स्ट शो बट आई डिड सी इट ऑन फर्स्ट डे। अभी सुशील जी ने जो बात कही और ललित जी ने, मैं इन दोनों बातों को एंडोर्स कर रहा हूँ। दोनों, इसको मैं एलाबरेट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने अपना पॉइंट और उसको मैं एंडोर्स कर रहा हूँ। तीसरी बात, जो कश्मीर को जानने की ज़रूरत है, हमें पीछे जाना पड़ेगा। कश्मीर जो, जैसे हम जानते हैं, कश्मीर जो जिस पर्टिकुलर एरिया का नाम है, उस जगह का वो दूसरा नाम है। कश्मीर पहले क्या था? सतीसर। तो कश्मीर दूसरा नाम है, पहला उसका नाम है सतीसर। और उसके लिए जानना हमें उस भूमि का, उस राज्य का, उस पर्टिकुलर एरिया का, उसका जो इतिहास है, जैसे आपने लिटरेचर की बात की, आपने साहित्य की बात की, उसके लिए ये किताब जो है नीलमत प्राण, देशवासियों को, सबको, सब जगह वर्ल्ड ओवर ये पढ़ना चाहिए। जो कश्मीर की जो एंशिएंट ट्रेडिशन, उसका कल्चर, वो क्या है, वो नीलमत प्राण बयान करता है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, ये नहीं जानेंगे, तब तक आपने जितना भी एफर्ट किया सर, ये अधूरा रहेगा। मैं इस बातों के साथ में आपका बहुत दोबारा आभारी हूँ। अनुपम जी आपका और पल्लवी जी आपका भी। ठीक है। अनुपम जी, इन तस्वीरों की कहानी बता देंगे एक बार? ये जो तस्वीरें चल रही हैं, ये आपने भी तस्वीरें शूटिंग कर रहे थे ये, तो मैं अपने फोटोग्राफ्स लेता रहता हूँ। मुझे बिहाइंड द सीन्स बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज इसका डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। ये वो सीक्वेंस है जब वो स्कूटर पे मैं अपने पोते के साथ और उसके दोस्त के साथ आ रहा होता हूँ, तो वो सेट लग रहा था, तो ठंड थी, तो वो कांगड़ी वागड़ी लगा के मैं बैठा था वहाँ पर। ये है, ये जो देखिए अभी ये आइकॉनिक हो गया है, ये जो फेस, ब्लू फेस है, ये जो शंकर भगवान का मेकअप करके मैं बैठा हूँ, ये हर फिल्म का एक आइकॉनिक फेस होता है। तो आर्टिकल 370 का जो मेरा पोस्टर है ऐसा, और ये फेस हमेशा याद रखा जाएगा, इस फिल्म के साथ जोड़ा जाएगा।
नरेटिव्स की बात, विवेक जी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग सच ए फिल्म फॉर यस। मैं यूथ्स की बात करूंगी, आरती कहीं ना कहीं शायद अग्री करेंगी मेरे से। मेन लाइन मीडिया की बात करूंगी, जर्नलिज्म में हूँ, रात 13 साल हो गए अब लिखते हुए। आई विल रेफर बैक टू 2005, वन ऑफ द मेन लाइन मीडियाज़ 19 जनवरी की बात है, कोई मेन लाइन स्टोरी मुझे लिखने के लिए कहा गया क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, और आप फर्स्ट पर्सन अकाउंट लिखी है, मेरे एडिटर ने मुझे बोला आप लिख कर लाइए। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई सबमिटेड दैट, the editor, I will not name the editor, but I remember I was told, the reaction was, it's a very good, Pooja, what you have written, but why don't you tone it down? Or I got irritated. I was said, how can you tone it down? It is what happened to us. And she, you know, with a very sarcastic smile on her face, she was, उनका reaction ये था, अपने को देखिए पूजा, क्या आप oppressed लगती हैं? मैंने बोला मैम, oppressed का क्या मतलब है कि मैं फटे चीथड़े कपड़ों में आऊँगी और मेरा कोई नरेटिव नहीं होगा? आई विल नॉट हैव गट्स टू से नो, आई एम हेयर बिकॉज ऑफ माई लीनिएज ऑफ एजुकेशन, इन स्पाइट ऑफ बीइंग, यू नो, आई सल्यूट ऑल द कश्मीरी पेरेंट्स, चाहे वो आरती के हैं चाहे मेरे हैं, ऐसे बच्चे जो 90s में, आई वॉज जस्ट 6 years old when I left that place. We are still standing strong because of the education. चाहे खाने को नहीं था, पर आप वो स्टोरी में भी कॉन्स्टेंटली अनुभव जी कहते हैं कि बेटा पढ़ो, कहीं और कंसंट्रेशन मत करो। वो जो लीनिएज था, इसलिए आज शायद आरती, मैं कहीं बैठे हैं जहाँ पे हम अपना व्यू पॉइंट दे पा रहे हैं। और येस, तब शायद सोशल मीडिया नहीं था, माई स्टोरी वॉज क्रैश्ड बिकॉज इट वॉज टू हार्श फॉर देम टू प्रिंट इट, दे डिडंट वांटेड टू प्रिंट इट। बट आज शायद क्रैश हो जाए तो आई हैव माई फेसबुक, आई हैव मेनी अदर ऑप्शंस टू जस्ट पब्लिश इट, दैट इज़ वाई नरेटिव इज़ कमिंग आउट। और उस समय 2000-2005 में वो नरेटिव दबा दिया गया क्योंकि वो नैरेटिव कोई जानना ही नहीं चाहता था। Nobody wanted to know. It was just that you are looking good, you don't seem oppressed. But oppressed दिखने के लिए मुझे downtrodden, फटा, mentally stressed नहीं दिखना है। I am oppressed. That is why I am coming out loud right there. बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 32 साल बाद कोई ऐसा था जो हमारी वॉइस बना, और हमारी कहानी, people were not interested in knowing what the Kashmiri Pandits went through. People were not interested in accepting that it was a genocide. So bringing that to the world, making them understand that Jews were not the only community which went through genocide. Kashmiri Pandits were there too, and Nazis were not the last of barbarians. The Kashmiri Muslims were there to take the legacy forward. इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कई वर्ष पहले मेरे पिताजी जो यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने एक कविता लिखी थी, फैलेगा फैलेगा हमारा मौन, जो अनुपम जी ने नेशनल टीवी पे कही थी। वो बात आपकी फिल्म से अब सच हो रही है कि हमारा मौन फैल रहा है। अनुपम खेर जी ने मेरी एक कविता का पाठ किया था, उसके रेसिटेशन किया था, फैलेगा फैलेगा हमारा मौन। और उस कविता के अंत में मैंने ये बताया था कि हमारा जो ये मौन है, सेक सुलगते पलीते की तरह उन पुलों के नीचे पड़ा रहेगा जहाँ से झूठ के हज़ारों पाँव जाते हैं। और तब हमारे मौन का जो विस्फोट होगा, उससे बड़ा दूसरा कोई विस्फोट नहीं होगा। मुझे इस फिल्म में उस विस्फोट का, हमारे मौन के विस्फोट का एक बहुत ही सशक्त रूप दिखाई दे रहा है, जिसके लिए मैं विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बेलाग पूरी खरासत जो है वो कहने का इतना ज़बरदस्त साहस दिखाया। और 2 लेवल्स जो हैं इस फिल्म में, वो हमको उनकी मेन उपलब्धियां हैं। एक लेवल है इमोशनल लेवल, जो हमको कश्मीरी पंडितों की जो व्यथा कथा है, जो कुछ उनका पहली बार कहा गया कि ये जेनोसाइड है, जिसको दबाया गया, जिसको छिपाया गया, जिसमें टुकड़खोर मीडिया और जिसमें भ्रष्ट राजनेता और जिसमें सारे भारत की जो है वो एक भ्रमित करने वाली राजनीति जो है, वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं। और उस सब जो नैरेटिव है, वो जो झूठा नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव है, उसको आपने तार तार कर दिया और सच को सामने लाया। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यह जो उस कश्मीरी पंडितों की पीड़ा है, जो उनकी व्यथा कथा है, वो उसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष वो ढोंग और ढकोसला है जो लेफ्ट और तथाकथित सेक्युलर और लिबरल और
इस्लामवादियों का जो भयंकर नेक्सस है, उस नेक्सस को आपने उघाड़ के रखा, उसको बेपर्दा आपने कर दिया। और साथ ही ये भी दिखा दिया कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो अपनी नियति के लिए, अपने फ्यूचर के लिए नहीं, मनुष्यता के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कश्मीरी पंडित की लड़ाई नहीं है, ये मनुष्यता के फ्यूचर को बचाने के लिए लड़ाई है। कश्मीरी पंडितों ने अपना पता खो दिया, अपनी पहचान खो रहे हैं। इससे बढ़कर त्रासदी जो है वो केवल देश के बंटवारे के समय में हुई है, और देश के बंटवारे के बाद ये सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। उस त्रासदी को एक आपने जिस ढंग से आपने प्रस्तुत किया है वो बहुत ही पावरफुल, क्योंकि फिल्म एक मीडियम ही ऐसा है कि जिसका इम्पैक्ट तुरंत ही बहुत ही हृदयों पर पड़ता है, दिलों को चीरता है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इसके और भी डायमेंशंस हैं। कुछ डायमेंशंस आपने उघाड़ के रखे, कुछ आपने बेपर्दा कर दिए, बेनकाब कर दिए, लेकिन और भी जो डायमेंशंस है फारूक अब्दुल्ला वगैरह वाले, और जो लोग हाथ मिलाते हैं दिल्ली में यासीन मलिक से, देश के प्रधानमंत्री यासीन मलिक से हाथ मिलाते हैं, उन्हें यहाँ बुलाया जाता है उसे यहाँ सेमिनारों में भाग लेने के लिए, तो वो उसको भी थोड़ा दिखाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, एक अच्छी खबर देता हूँ कि हमारे पास इतना मटेरियल है, इतना ज़्यादा मटेरियल है, उसको हम लोग एक वेब सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो सब चीज़ें उसके लिए बचा के रखी हैं। उम्मीद थी बन पाएगी इस तरह की फिल्म? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस. It is a huge surprise, as well as, you know, I am delighted to see there was a lot on the table. I know it's just the tip of the iceberg. Yes, exactly. It's just tip of the iceberg. But yes, it was a very good start. Very good start, and you really need a huge round of applause for that. चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। अनुपम जी, जाते-जाते कुछ कश्मीरी कुछ तो सुना दीजिए। क्या सुनाऊं कश्मीरी में? वो गाना सुना दीजिए जो आप फिल्म में गाते हैं। मैंने भी वही, मैं जब भी कश्मीर में जाता था 2 महीने के लिए, मेरे माता माल मतलब मेरे मदर के साइड और वाले मुझे उस नेशनल स्कूल में डाल देते थे, तो मेरी छुट्टी होती नहीं थी। तो उस छुट्टी में हम जाते थे छुट्टी के लिए, तो उसकी जो प्रेयर थी, वो प्रेयर उस समय कितनी मैजिकल लगती थी कि गुलशन वतन चु सोनुई बुलबुल वनान चु पोषण लकटे मकटे तार कोल अचवटान मन छान चुकोल। तो ये था। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी शो का पार्ट बने।